वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 तथा बिहार शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनसीईआरटी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो इसमें प्रथम बिंदु बनता है कि खनिज क्या है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है वह खनिज कहलाते हैं। तो खनिज में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो दो महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। पहली बात कि वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो तथा उनका एक विशिष्ट रासायनिक संरचना हो या संगठन हो। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है वे एक खनिज कहलाते हैं। अगला बिंदु खनिजों के प्रकार। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। तो पृथ्वी पर 3000 से भी अधिक खनिज हैं तथा संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही धात्विक खनिजों को फिर से दो भागों में बांटा गया, जिसमें है लौह तथा अलौह खनिज। धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होती है। तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनसे द्युति या चमक की विशेषता होती है। तो धात्विक खनिजों में क्या क्या विशेषता होती है कि धातु कच्चे रूप में होती हैं तथा धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालित करती हैं तथा इनमें एक चमक होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। तो लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं धात्विक खनिजों के। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकती है। तो धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकती है। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। तो जिसमें साधारण तौर पे जिसमें लोहा के कुछ भाग होते हैं उन्हें लौह खनिज कहा जाता है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। अगला बिंदु है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। तो अधात्विक खनिजों के उदाहरण क्या क्या हैं? चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। तो खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों का खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है तथा खनन को भी दो प्रकार से किया जाता है। एक विपरीत खनन होता है, एक कूपकी खनन होता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबे शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विपरीत खनन कहते हैं। तो विपरीत खनन किसे कहते हैं? खनिज जो बहुत कम गहराई पर स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को ही हटाकर निकाले जाते हैं, उन्हें विपरीत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए बनाए गए हैं। तो गहन वेधन या फिर जिन्हें कूपक कहा गया है वे अधिक गहराई वाले खनिजों को निक्षेपण करने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें कूपकी खनन भी कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। यह प्रश्न पेपर में आ चुका है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को किस विधि से निकाला जाता है? तो वह प्रवेधन विधि से निकाला जाता है। तो प्रवेधन विधि क्या है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक आदि गैसें धरातल के बहुत नीचे पाई जाती हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों के जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो सतह के एकदम निकट जो खनिज होते हैं तथा उन्हें सिर्फ खोद कर निकाला जा सकता है उसे आखनन कहते हैं। इसमें एक और बिंदु है कि शैल किसे कहते हैं। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों को एक समूहन है। तो शैल खनिज अवयवों वाले अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है तथा शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वे अयस्क कहे जाते हैं। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है वे अयस्क कहलाते हैं। अगला बिंदु है इसमें कि खनिजों का वितरण। खनिजों के वितरण में सर्वप्रथम एशिया में खनिजों का वितरण को हम देखेंगे। तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधा से अधिक टीन उत्पादन करता है। तो एशिया महाद्वीप विश्व के 50% से भी ज़्यादा का टीन उत्पादन करता है, से अधिक का टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में है। तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। तो चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा का भी निक्षेप है। तो एशिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु था एशिया में खनिजों के वितरण में कि चीन और भारत
विशाल लौह अयस्क निक्षेप करते हैं तथा यह महाद्वीप विश्व के आधे से भी ज़्यादा अर्थात 50% से भी अधिक का टीन उत्पादन करता है एवं चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक हैं। तो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। अगला वितरण है यूरोप का वितरण, हम देखते हैं। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तो यूरोप विश्व का लौह अयस्क में अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अगले महाद्वीप में खनिजों का वितरण देखते हैं। उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश में, अपलेशियन प्रदेश में और पश्चिमी की पर्वत श्रृंखलाएं में। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। उत्तर अमेरिका में सिर्फ यही हम मेरे हिसाब से तो पढ़ने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में है और कोयले को अपलेशियन प्रदेश से निकाला जाता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी का विशेष निक्षेप है। अगले महाद्वीप में वितरण देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अगर प्रश्न बनता है कि उच्च कोटि का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो वह ब्राज़ील है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। यह भी प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका है कि तांबे के अग्रणी उत्पादक कौन कौन से देश हैं, तो चिली और पेरू। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक में से एक हैं। तो ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरे के विशाल निक्षेप हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली और पेरू और कोलंबिया में पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख बिंदु जो पेपर में बार बार पूछा जाता है कि उच्च कोटि के लौह इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो वह ब्राज़ील है तथा चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। अगला महाद्वीप में वितरण देखते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका में यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि यह हीरा, सोना और प्लेटिनम में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तो तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। अगले महाद्वीप में वितरण देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह, अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। तो यह सोना, हीरा, लौह, अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुडली और कुलगार्डी क्षेत्र में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अगले महाद्वीप में देखते हैं। अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेप पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका को भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकेल लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह, अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में एक यही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत में लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। तो जैसा कि इन महाद्वीपों में खनिजों के वितरण में बहुत ज़्यादा ही डीप दिया गया है, तो लास्ट में जब मैं क्विक रिकैप कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रमुख हैं जिसको आपको पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट प्रमुख है जिसको आपको पढ़ना है। तो अगला बिंदु है, क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है? तो हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि विश्व की प्राचीनतम शैलें कहाँ हैं, तो वे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं। तो ये प्राचीनतम शैलें 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। तो ये पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात ही बने हैं। अगला बिंदु है परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो बहुत समय से यूज में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। तो ईंधन अर्थात लकड़ी आदि से जो ईंधन जलाया जाता है, या जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं।
इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। तो ईंधन का प्रयोग पकाने, खाना पकाने अथवा ऊष्मा प्राप्त करने के लिए होता है। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। यह टेबल आपको देख लेना है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में से क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है। तो कुछ उदाहरण दिए गए हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से तथा उनसे होने वाली लाभ या हानि को बताया गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला बिंदु है कि पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों से धरती के अंदर दबे रहे हैं, वे ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन बनते हैं। तो पौधे और जानवर के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, वो ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन से परिवर्तित हो गए हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इन खनिजों का भंडार हालांकि सीमित है। तो कोयला एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी के परतों में दबने से बना है। तो चूँकि कोयला लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है, तो इसे अंतर्हित धूप भी कहा जाता है। अगला बिंदु, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयले उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भारत में कोयले उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में। तो रानीगंज कहाँ है, वो पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है पेट्रोलियम में कि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। एवं पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्द पेट्रो अर्थ शैल और ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है। तो पेट्रोलियम दो शब्दों से मिला गया है, पेट्रो तथा ओलियम। पेट्रो का अर्थ होता है शैल तथा ओलियम का अर्थ होता है तेल, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है शैल तेल से। अगला बिंदु है कि विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। तो सर्वप्रथम जल विद्युत क्या है, तो जल द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है वह जल विद्युत कहलाती है। तो विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नार्वे, ब्राज़ील और चीन है। तो विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नार्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा, नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। एक और इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु जो पेपर में आ चुका है कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, तो वह नॉर्वे है। इसमें अगला बिंदु है कि विश्व की प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि विश्व का प्रथम सौर और पवन संचालित बस अड्डा कौन सा है, तो वह स्कॉटलैंड में है। इसमें अगला बिंदु बनता है कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। तो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। तो भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट में बालू में पाया जाता है। थोरियम सबसे प्रथम बिंदु तो यही है कि थोरियम भारत में सर्वाधिक पाया जाता है एवं थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर जो कि प्रथम था, एवं राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा था। तो भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। तो यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। अगला बिंदु है विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब इसका क्विक रिकैप करते हैं।
तो खनिज का निष्कर्षण हम इसमें प्रथम बिंदु बनता है खनिज का निष्कर्षण। खनिज का निष्कर्षण हम 3 प्रकार से करते हैं, खनन, प्रवेदन या आखनन। खनन में भी 2 प्रकार होता है, विवृत खनन तथा कूपकी खनन। तो खनन, विवृत खनन उसे कहते हैं जो खनिज कम गहराई में होते हैं तथा पृथ्वी की पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाला जाता है, उन्हें विपरीत खनन कहते हैं। तथा कूपकी खनन वे खनन होते हैं जो संसाधन या खनिज बहुत गहराई में पाए जाते हैं, उनका वेधन या गहराई में खोदा जाता है, उन्हें कूपकी खनन कहते हैं, जैसे कि गैसें आदि। प्रवेदन, गैस व तेल निकालने में नीचे तक कुआं खोदना को प्रवेदन कहते हैं। तो पेट्रोलियम या तेल आदि या गैस आदि को निकालने में जो नीचे तक कुआं खोदा जाता है वे प्रवेदन है, यही इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें है। और आखनन किसे कहते हैं, जो सतह पर ही होते हैं तथा आसानी से थोड़ी दूर खोद कर निकाल लिए जाते हैं, उन्हें आखनन कहते हैं। अगला बिंदु इंपॉर्टेंट था कि एशिया विश्व का 50% से ज़्यादा टिन उत्पादन करता है एवं चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। अगला बिंदु यूरोप लौह अयस्क में प्रथम है, यूरोप लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम है तथा स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसमें किसी प्रकार का खनिज नहीं पाया जाता। अगला बिंदु चिली व पेरू तांबा में प्रथम है, चिली व पेरू तांबा में प्रथम है एवं ब्राज़ील उच्च कोटि के लौह अयस्क में प्रथम है। तो ब्राज़ील उच्च कोटि के लौह अयस्क में प्रथम है। तथा तेल खनिज वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया आदि में पाए जाते हैं एवं ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में प्रथम है। अगला बिंदु है कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे था तथा विश्व में पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। तथा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु था जो कि यहाँ ऊपर दिखाया गया है कि विश्व का प्रथम सौर और पवन संचालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में पाया जाता है। चलिए आज के सेशन में इतना ही, कल हम फिर किसी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।